हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन को कंप्लीट भी कर लिया था और उसके पीवाईक्यूज मैंने करा दिए थे। बहुत सारे पीवाईक्यूज थे तो मैंने ज्यादा तो नहीं करवाया, बट ठीक है, बाकी के पीवाईक्यूज तुम लोग कर सकते हो। अब अगला जो चैप्टर हमारा होता है दैट इज एरिया अंडर द कर्व, या फिर उसका दूसरा नाम होता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, अब देखो इसमें एरिया अंडर द कर्व, ये जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हमने स्टार्ट करा था तो उसी वक्त मैंने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस वही होता है कि ए से बी किसी भी चीज का डेफिनेट इंटीग्रेशन तुम करो तो दैट विल बेसिकली गिव यू द एरिया अंडर दैट पर्टिकुलर ग्राफ फ्रॉम ए टू बी। तो यहां पर थोड़ा और अच्छे से समझ में आता है एरिया अंडर द कर्व वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले यहाँ पर दो केसेस हम लोग ले सकते हैं। देखो, एरिया हम लोग दो तरीके से लेते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी लिया जा सकता है, ठीक है, और दूसरा होता है विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी लिया जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, हाँ, एरिया अंडर द कर्व पढ़ने के लिए बच्चा लोग तुम्हें थोड़ा सा ग्राफिकल, थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा ग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए। और ग्राफिकल नॉलेज में तुम्हें मदद कौन करेगा? तुम्हारा फंक्शन वाला चैप्टर। मैंने तुम्हें फंक्शंस के चैप्टर में हर तरह का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दिया है कि तुम कैसे किस जगह पर किस तरह से पहुंचोगे। तो उसका यूज करके ग्राफ बनाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस का क्या मतलब है कि लेट सपोज करो कि ये तुम्हारा कोई ग्राफ है, दिस इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स करके कोई ग्राफ है, और मैंने बोला कि ये ए से लेकर के बी तक के बीच में इनका जो भी एरिया हो रहा है ना, ए से बी के बीच में, ये ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बनाया जा रहा है वो एरिया तुम फाइंड आउट करके बताओ। तो बेसिकली यहां पर जानते हो काम क्या होता है? तुम लोगों ने फिजिक्स में भी ऐसा काम बहुत किया होगा। इस ए से कुछ दूरी पर जा करके एक एलिमेंट मानते हैं हम डीएक्स विड्थ का, याद है? फिजिक्स में बहुत बार किया होगा ये सब चीजें, किया है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। तो डीएक्स विड्थ का मतलब है कि बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत 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 छोटा, ठीक है। एक डीएक्स विड्थ का तुम एक एलिमेंट मानो यहां पर, और एक रेक्टेंगल क्रिएट करना, इतना पतला रेक्टेंगल क्रिएट करो, इतना पतला कि उस विड्थ में तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रेक्टेंगल फिर बनेगा नहीं ना। ठीक है, तो इतना पतला क्रिएट करते हैं। अब इस जगह पर हमने जब इसको क्रिएट किया, अच्छा शायद लिमिट एज अ सम जब मैं पढ़ा रहा था तो उस वक्त भी मैंने ऐसा ही कुछ बताया था, ठीक है। तो यहां पर dx जब चले जाओगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इट विल बी, अगर हम बोले कि यहाँ पर विड्थ कितना है तो तुम बोलोगे विड्थ है dx। इसकी लंबाई कितनी है तो तुम बोलोगे fx ही है इसकी लंबाई की, या फिर तुम y भी बोल सकते हो, ठीक है। y बोलो या fx बोलो, दोनों बात बराबर ही है। तो अब मैं बोलता हूं कि अगर मुझे एरिया पता करना है कि एरिया बेसिकली कितना आएगा ए से बी के बीच में, तो तुम बोलोगे सर आप इस रेड वाले रेक्टेंगल को पूरा घुमा दीजिए, मतलब ए से स्टार्ट कीजिए घुमाना और बी तक लेके चले जाइए। देखिए आपका पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। यू विल जस्ट हैव टू स्वाइप दिस रेक्टेंगल फ्रॉम ए टू बी, बस। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। ए से बी तक में हम घुमाएंगे इसको, और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? इस रेक्टेंगल का एरिया वो हो जाएगा एफ एक्स, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होता है तुम्हारा एरिया अंडर द कर्व। और ये बेसिकली क्या है? एक तरह का डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है ना। आया समझ में सबको? क्लियर हो गया ये वाला चीज, एरिया अंडर द कर्व कैसे आता है? ठीक है। यस सर। अब इसी का दूसरा देखो, ये सब बहुत ही इजी एस्पेक्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट एस्पेक्ट कुछ देर के बाद आएगा तो वहां से क्वेश्चंस आते हैं। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस तुम्हें कभी भी जेई में नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं, नेवर। बट ठीक है, वो हमारा फॉर्मेलिटी है पढ़ाना, तो वो बता दिया जाता है। क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाएगा वो कुछ देर के बाद आएगा, 15-20 मिनट के बाद वो टॉपिक आएगा। अभी देखो, अब हम बोलते हैं कि वाई एक्सिस के साथ एरिया बता। कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमारा नॉर्मल जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन हमसे थोड़ा मुश्किल हो पाता, मतलब मुश्किल से निकल पाता है। तो हम लोग कभी कभी जरूरत के हिसाब से ना वाई एक्सिस के तरफ से भी एरिया को ले सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने वाई एक्सिस से लिया और मैंने बोला कि यार तुम इसको ऐसे इंटीग्रेट करो,
ठीक है, तुमको इंटीग्रेट करना है y इज इक्वल टू c से लेकर के y इज इक्वल टू d तक, और ये एरिया बताना है। तो ये जो एरिया बनेगा ये किसके रेस्पेक्ट में बन रहा है? ये y एक्सिस के रेस्पेक्ट में बन रहा है ना? तो अगर ये एरिया बताना है तो फिर से तुम क्या करोगे, यहां पर इस बार स्ट्राइप मानोगे। ठीक है, एक हमने पहले वाले केस में वर्टिकल स्ट्राइप माना था, इस वाले केस में हम क्या मानेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप मानेंगे। और इस हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप में ये जो विड्थ होगा, ये विड्थ कितना होगा, कोई बता सकता है? इधर मैंने विड्थ क्या रखा था, dx, इधर मैं विड्थ क्या रखूंगा, dy। dy इस जगह पर हमारा ये जो फंक्शन बनेगा ये कुछ ऐसा टाइप का रहेगा, x इज इक्वल टू एफ वाई टाइप का। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना बन जाएगा, एफ वाई। ठीक है, तो अभी हमारा एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होगा सर इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो ये रेक्टेंगल का एरिया लिख लीजिए। तो ये रेक्टेंगल का एरिया होगा समथिंग इन टर्म्स ऑफ y इंटू डी वाई, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। और इस रेक्टेंगल के एरिया को कहां से कहां चलाना है, सी से लेकर के डी तक में चला दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस वाला तुम्हें बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम। हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हें एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जो तुम्हारे बोर्ड्स वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, बहुत रेयर ही 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वाई एक्सिस के हेल्प लेकर के बनते हैं। ऐसा मैंने भी अपने टाइम में देखा था और हमेशा हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, और वो भी बोर्ड्स लेवल के बनते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें जैसे एक दिखाता हूँ वाई एक्सिस वाला है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला बड़ा आसान होता है, उस पर ज्यादा कुछ काम करना नहीं होता। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें मैं, जैसे find the area bounded by the curve, find the area bounded by the curve y is equal to sin inverse x and y axis। देखो यहां पर बोला y is equal to sin inverse x and y axis between y is equal to 0 and y is equal to pi by 2। ये तुम्हारा क्वेश्चन है और तुम्हें क्लियरली बोला है कि y एक्सिस के साथ एरिया बताना है। अच्छा, सबको को आई थिंक पता होगा कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ किसके सिमिलर होता है। तुम लोग ड्रॉ तो करके नहीं बता सकते हो अभी फिलहाल ऑनलाइन में मेरे को, तुम लोग मुझे ये बता सकते हो कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ अगर याद है तो वो बताओ किसके सिमिलर होता है, y किससे? equal to x y इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं किसके सिमिलर होता है, मतलब किससे मिलता जुलता है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिससे वो मिलता जुलता होगा। एग्जैक्टली तो नहीं, क्योंकि तुम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, और अगर किसी को आता है, y equals to x cube यस यस यही मैं सुनना चाह रहा था, यस, कि अगर अगर किसी को आता था तो वो बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता था, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं, बट ठीक है, सही है। देखो अगर तुम्हें ध्यान होगा ना तो आईटीएफ जब तुमने पढ़ा होगा तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसे करके आता है ये ऐसे, और ये हमारा ऐसे करके चला जाता है। ये हमारा अपर वाला पार्ट होता है पाई बाई 2 और ये हमारा लोअर वाला पार्ट होता है माइनस पाई बाई 2। इधर वाला पार्ट हमारा होता है 1 के बराबर और इधर वाला पार्ट हमारा होता है -1 के बराबर। याद है ना साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, रेंज क्या होता है -π/2 से π/2। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। अब हमें क्या पूछा गया है कि y इक्वल टू 0, अच्छा y इक्वल्स टू 0 कौन सा लाइन होता है, y इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। x एक्सिस। ठीक है, और y इक्वल्स टू π/2 तो हमारा यही लाइन है। तो यू आर फ्री टू राइट ऑन द स्क्रीन, मुझे बता सकते हो क्वेश्चन एक्चुअली कौन से एरिया के बारे में पूछ रहा है। यू कैन ड्रॉ ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ, तुम्हारे पास वो ऑप्शन होगा, तुम बता सकते हो मेरे तो 0 से π/2 के वाले एरिया में के बीच में हर्ष, तुम वहां पर ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा एरिया, वैसे तो बहुत सारे एरियाज हैं यहाँ पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा एरिया होना चाहिए।
करो, ड्रॉ करो ना, मतलब अच्छा ये वाला, इधर वाला एरिया। नहीं सर, ऊपर वाला होगा। अच्छा ओके, कितने लोग हर्ष के बात से सहमत है? ये नीचे वाला एरिया, मतलब वो हर्ष ने ये वाला एरिया दिखाया, या कुछ और हो सकता है? ये पहचानना बड़ा जरूरी है यार। देखो उसने बोला है y इक्वल टू 0, सुमित ने सही बोला, इधर वाला एरिया का बात हो रहा है। y इक्वल टू 0 भैया ये लाइन है, ठीक है, दिस इज द y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू पाई बाय 2 ये लाइन है, और ये हमारा ग्राफ है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमसे बोला गया है y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड y एक्सिस, तो y एक्सिस तो भैया ये हुआ ना, तो हमारा एरिया तो ये वाला पार्ट होगा ना यार। समझ में आया हर्ष? ये वाला एरिया होगा ना। हाँ सर। उसको डिलीट कर दो, ठीक है। चलो, डिलीट नहीं हो रहा है क्या? सर अगर डिलीट किया तो फिर आपका वाला भी मिट जाएगा, वो अरे जो नहीं नहीं लाइन नहीं, सब है। नहीं मेरा नहीं मिटेगा, करो तो तुम, नहीं मिटेगा। चलो देखो, तो अभी हमारा ये वाला एरिया, इतना तो हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये वाला एरिया को फाइंड आउट करना है। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमारा काम क्या होता है? सर आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप सेलेक्ट कीजिए। एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप सेलेक्ट कर लिया हमने, इसका विड्थ क्या है, dy है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये वाला x डिस्टेंस हो जाएगा, x, ठीक है। x लिखो या f ऑफ y ऐसे करके कुछ भी लिखो, उतना वो दिक्कत नहीं होता, मतलब ये x टाइप का कोई डिस्टेंस होगा, ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस की तरफ डिनोट कर रहा ना, तो ये x डिस्टेंस होगा। तो अभी अगर रिक्वायर्ड एरिया का बात करें आर ए, तो वो होगा x इंटू डी वाई, ठीक है। कहां से कहां तक, जीरो से, y में कहां से कहां तक जाना है, जीरो से लेकर के पाई बाई 2 तक जाना है। यहां तक समझ में आया सबको? फिर से देखो, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप था, यहां पर dy का एलिमेंट है, मतलब बहुत ही पतला विड्थ है, और अब अगर जैसे ये स्ट्राइप है तो ये डिस्टेंस हम कितना बोल दे रहे हैं, x बोल दे रहे हैं। अगर हम ऐसा स्ट्राइप ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस हम कितना बोल देंगे, y बोल देंगे, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। वो x, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो ये डिस्टेंस x के बराबर हो जाएगा, ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन में है तो ये डिस्टेंस y के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सब कोई को? बताओ, ठीक है। यस सर। अब मुझे एक और बात बताओ, यस। क्या यहाँ, अच्छा बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कम ऑन। सर x को तो y के टर्म्स में लाना यस पड़ेगा ना। यस यस, मुझे वही लगा। बहुत से लोग यहाँ पर बोल देते हैं x²/2, नहीं, तुम्हारा यहाँ पर इंटीग्रल जो है ना वो dy के टर्म्स में है, तो तुम्हें x को लिखना पड़ेगा ना y के टर्म्स में। तो x को तुम y के टर्म्स में क्या लिखोगे, तुम लिखोगे साइन y dy। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो जाता है साइन y का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइड में रखो कॉस y, और इसको कहां से कहां ले जाओगे, 0 से π/2, तो ये माइनस साइड में रखो, कॉस π/2 का वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, तो इधर का आंसर हमारा 1 आ गया। समझ में आया सबको? यस यस सर। ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, अभी तक तो मैं तुम हर्ष उसको डिलीट कर दे, अब हो जाएगा तेरे से डिलीट, क्योंकि वो फिर ठीक है हर, सर, देखते हैं। वो हर बार चलता ही चले जाएगा, जितना जितना मैं स्क्रीन नीचे करूंगा ना वो सेम वैसा ही आता जाएगा। तो अभी तक तो सारा चीज इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी तक मैं ये भी बोलता आ रहा हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया दोनों सेम होता, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे एक चीज मैं दिखाता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम चीज यहाँ पर समझाता हूँ तुम लोगों को। जैसे अगर मैंने तुमको एक ड्राइंग दिया, लेट्स सपोज करो ऐसा है, ये ए है और ये हमारा बी है,
ठीक है, और ये हमारा सी है। और लेट सपोज करो कि यहां पर जो ए से सी के बीच में जो भी एरिया वगैरह बन रहा है ना, वो एरिया ए के बराबर है मान लेते हैं, और सी से बी के बीच में जो एरिया बन रहा है वो एरिया हमारा बी के बराबर है। चलो ठीक है, अब यहां पर दो बातें मैं तुमसे पूछता हूं, ठीक है। जैसे सबसे पहले देखो एक चीज, अगर मैंने तुमसे पूछा कि इंटीग्रेशन ए से सी, और ये मान लो ये हमारा एफ एक्स है, ये जो ग्राफ है ना, मान लो ये हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है, ए से सी एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ए से सी एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियसली ए के बराबर, कैपिटल ए के बराबर होगा, ठीक है, सही है। अगर मैंने तुमसे बोला कि डेफिनिट इंटीग्रेशन, सॉरी ए से सी नहीं, अभी हमें सी से बी, डेफिनिट इंटीग्रेशन सी से बी एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी? बी। नहीं सर बी। नहीं, बी। माइनस बी हो, माइनस बी। माइनस बी, वो नीचे के तरफ है बच्चा लोग, ठीक है, वो नीचे के तरफ है, ठीक है, तो उसका जो एरिया क्रिएट होगा वो माइनस बी होगा। ओके, अब यहीं पर अगर मैंने तुमसे बोला, ये मैंने बात किया है विथ रेस्पेक्ट टू डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मैं अगर बोलता हूं एरिया ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू c, तो इसको तुम रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तुम रिप्रेजेंट करोगे एकदम ऐसे ही, a से c एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू तुम क्या लिखोगे? कैपिटल ए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम। तो तुम बोलोगे सर फिर इतना लिखने का क्या लॉजिक बनता है? अगला देखो, लॉजिक बनता है एरिया ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x axis from x is equal to c to x is equal to b, इसको तुम क्या लिखोगे? इसको भी तुम ऐसे ही लिखोगे, c से b एफ एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, एकदम इसको ऐसे ही लिखोगे। लेकिन जब तुम एरिया का बात करोगे ना, तो ये वाला चीज क्या हो जाता है? मॉड में चला जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। समझ में आया सबको? फर्क समझ में आया दोनों में? डेफिनिट इंटीग्रेशन Yes, और एरिया में फर्क क्या होता है? समझ में आया सब कोई को, सभी बच्चा लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इन शॉर्ट अगर मैं लिखना बोलूं कि एरिया ऑफ एफ एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू एकदम लास्ट तक x इक्वल्स टू b, तो तुम बोलोगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a से c एफ एक्स डी एक्स का मॉड, क्योंकि मुझे नहीं पता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना, मैं इन जनरल का बात कर रहा हूं, और फिर उसके बाद c से b एफ एक्स डी एक्स का मॉड। समझ में आया ये चीज? फर्क अब तुम्हें समझ में आता होगा कि डेफिनिट इंटीग्रेशन और एरिया में क्या फर्क होता है। तो सिंपल सा फर्क होता है कि देखो, डेफिनिट, राइट साइड में देखना, डेफिनिट इंटीग्रेशन तुम्हारा निगेटिव हो सकता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन तुम्हारा 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता। समझ में आया सबको, सभी बच्चा लोगों को? ठीक है, और ऑब्वियस सा बात है यार, तुम ऐसा बेवकूफी कभी कर भी नहीं सकते यार, अगर तुमसे वो एरिया का बात करेगा तो तुम थोड़ी ना बोल सकते हो कि -5 एरिया होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एरिया इज नॉट अ, मतलब ऐसा नहीं होता कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी ही होता है, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा फ्लक्स को लेकर के, तो सर फ्लक्स में हम लोग क्यों ऐसा करते हैं, एरिया को एरिया वेक्टर जैसा क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि फ्लक्स वगैरह के केस में हम लोग एफ, वो जो होता है ना ई डॉट डी एस, तो वहां पर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि हम लोग उस एरिया का, मतलब मान लो कोई स्फेयर है या कोई सर्कल से कुछ फ्लक्स पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास कर रहे हैं,
तो उस सर्कल का जितना एरिया होगा उस एरिया का एक वेक्टर क्रिएट करते हैं, उस एरिया का मैग्नीट्यूड लेकर के, और फिर उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम ये वहां पर ये कदापि बोलना गलत है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं, हम उस पूरे एरिया का, जैसे मान लो दिखाता हूं मैं तुम्हें, जैसे मान लो ये हमारा है सर्कल, मान लो सर्कुलर डिस्क है, और यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारे पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तुम लोग क्या बोलते हो कि ई डॉट ds जो होगा वो हमारा फाई के बराबर, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पर दिमाग में आ जाता है कि सर जो एरिया होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि हम लोग जब ओरिएंटेशन बदलते हैं तो ऑब्वियसली उसका कंपोनेंट वगैरह लेना पड़ता है। बट ऐसा नहीं होता, इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो क्या होता है कि जो ये हमारा डिस्क है, इस डिस्क का पहले हम एरिया न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं, वेक्टोरियली नहीं, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं, और इस एरिया से मिलता जुलता एक वेक्टर क्रिएट कर देते हैं, जिसका डायमेंशन जो होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। तो वो वहां से एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है टेंसर क्वांटिटी, तो वो सब तुम्हें बीटेक में पढ़ना होता है। बट फिलहाल के लिए एकदम ध्यान रखना कि एरिया जो होता है ना वो थोड़ा स्केलर क्वांटिटी ही होता है, उसको अपनी कन्वीनियंट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बना देते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा करके। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया, सभी को समझ में आया? ओके, कहाँ गायब हो गए सब लोग? यस। अब देखो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन तुम्हें दिखाता, तब तुम्हें और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे एकदम तगड़ा तरीके से। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें दिया, तुम्हें अब जाके उसके बाद एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x cube from x equal to -1 to x equal to 1। ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है, और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है फाइंड -1 से 1 x क्यूब dx। ये दोनों चीज, अब देखो दोनों में ना तुमको ऐसा लग रहा होगा कि सर दोनों को अगर देखा जाए तो एक ही चीज लिखा हुआ, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये डेफिनिट इंटीग्रेशन वाले पर आओ तुम लोग, डेफिनिट इंटीग्रेशन वाले पर बताओ तो इसका वैल्यू कितना आएगा। अच्छा, -1 से 1 है, क्या ध्यान आएगा तुमको? सबसे पहले बताओ, -1 से 1 है, क्या दिमाग में आना चाहिए? सर -1 to 0, 0 to 1। अरे क्यों डेफिनिट इंटीग्रेशन भूलते चले गए क्या? मैंने कितना बार बताया है कि -π/2 से π/2, -π से पाई, -2π से 2π, -1 से 1, -2 से 2, ऐसा टाइप का कुछ लिमिट रहता है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? कौन प्रॉपर्टी? सर इवन और ऑड? यस, केजरीवाल। केजरीवाल प्रॉपर्टी। तो केजरीवाल साहब के पास अगर जाएंगे तो वो बोलेगा अंदर वाला फंक्शन ऑड है या इवन है? ऑड। ऑड Sir, फंक्शन। ऑड। तो अगर ऑड फंक्शन है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। जीरो। इधर से जीरो। ठीक है। अब अगर यहीं पर देखो, दोनों सवाल में बहुत फर्क है। सेकंड वाला सवाल इज क्लियरली आस्किंग फॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन कैन बी इक्वल टू 0, बट द फर्स्ट वाला सवाल इज आस्किंग फॉर एरिया बाउंडेड बाय दिस फ्रॉम देयर। तो अगर एरिया बाउंडेड का बात कर दिया उसने, तो ये हमारा ग्राफ ऐसा होता है ना, एक्स क्यूब का ऐसा टाइप का ग्राफ होता है, और हमें -1 से 1 के बीच का एरिया पता करना, मतलब ये वाला एरिया पता करना है, ये वाला और ये वाला एरिया पता करना, इतना एरिया पता करना। तो अगर इतना एरिया पता करना है तो अब क्या लगता है यार, तुम खुद भी देखो, ग्राफिकली हमने अभी अपने हाथ से प्लॉट किया, एरिया 0 हो सकता है क्या यहाँ पे? खुद भी सोचो ना यार, नहीं सर, नहीं। कैसे नहीं सर। एरिया कैसे 0 हो सकता है? ठीक है, हम यहाँ पर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इतना मेरा पेन यहाँ पर चल रहा है, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि एरिया 0 होगा? हाउ कैन इट बी पॉसिबल?
ठीक है, तो ये तो बेकार बातें होती है ना। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो यहां पर तुम इस्तेमाल करोगे किसका? सिमेट्री का। ठीक है, सिमेट्रिसिटी का इस्तेमाल करो। अब ये इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया दोनों सेम है, तो अगर हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 वाला एरिया निकाल लेंगे। समझ में आया? समझ में आया यस सब? सर। हाँ सर। ठीक है, यस। यस 2 सर। इंटू एक्स का पावर 4/4, ये हमारा 0 से 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1/4, मतलब 1/2 होगा इसका एरिया का वैल्यू। समझ में आया सबको? ये वाला चीज बड़ा इंटरेस्टिंग तुम लोगों के लिए होता है। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा फर्क होता है और दोनों के लिखावट में भी फर्क होता है। ठीक है, क्वेश्चन में भी फर्क होता है। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्लियरली डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछा, वहां पर कहीं भी एरिया का इस्तेमाल नहीं किया। चले आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हो गया? यस सर। अब यहां से ही अच्छा पार्ट स्टार्ट होता है। ये सब तो ठीक है, इजी वगैरह था। अब तुम्हें ये सब से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये सब से क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हारे जो भी बुक्स वगैरह है, जो भी तुम टेक्स्ट बुक या जिसको भी प्रेफर करते हो बोर्ड्स के लिए, आराम से बन जाएंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अब आता है यहाँ के बाद कुछ कॉन्सेप्ट, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स। अब यहां से देखो क्या होता है, एरिया बिटवीन द कर्व, और यही तुम्हें जेई में पूछता है। इसके बहुत अलग अलग तरह के सवाल बनते हैं। तो यहां पर एक बेसिक फंडा है, वो बेसिक फंडा पकड़ के रखो, तुम्हारा हर तरह का सवाल बन जाएगा। एक बेसिक तरीका और थोड़ा बहुत फंक्शंस का यूज, जिसके मदद से तुम ग्राफ को थोड़ा बना पाओ, बस दैट इज द थिंग। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। अब देखो एरिया बिटवीन द कर्व का अगर हम बात करेंगे, तो जैसे मान लो कि मैंने ये बोला कि एक हमारा ऐसा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का, और एक हमारा ऐसा ग्राफ है, ये है y इज इक्वल टू जी एक्स का। और मैंने बोला कि a से लेकर के b के बीच में तुम्हें एरिया बताना है। ठीक है, तुम्हें एक्चुअली क्वेश्चन में ऐसा कुछ रहेगा कि एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व। इस बार तुम्हें एरिया एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ नहीं निकालना है, इस बार ये दोनों कर्व के बीच में जो एरिया है ना, वो पता करना है। इन दोनों कर्व के बीच में जो एरिया है वो पता करना है। तो अगर मान लो मैंने तुम्हें नहीं बताया, तो बेसिकली तुम्हारा टेक्निक क्या रहेगा? कैसे करोगे, कैसे निकालोगे, बताओ तो? कैसे इस तो एरिया? एफ का एरिया और बी का एरिया को माइनस कर देंगे। हाँ, एफ एक्स का एरिया पहले निकालोगे, क्योंकि देखो इसको ऐसे लिखते हैं हम, इंटीग्रेशन ए से बी, एफ एक्स वाला एरिया पहले निकालेंगे। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा कि एफ एक्स वाला एरिया ये पूरा एरिया है। दिस होल एरिया इज एफ एक्स वाला एरिया, ये जो रेड से मैंने प्लॉट किया है। ठीक है, उसमें से हम घटा देंगे माइनस ए से बी जीएक्स के नीचे का एरिया। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला एरिया जो है, ये तुम्हारा जीएक्स का एरिया है। तो ये हटेगा, तो डेफिनेटली तुमको जो एरिया चाहिए वो मिलेगा या नहीं? समझ में आया ये चीज? क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक, मतलब ये तो हुआ मतलब ड्राइंग वगैरह को देख करके। एक बड़ा ही जनरलाइज तरीका होता है, उसी को बस दिमाग में रखना। एरिया बिटवीन द कर्व, एरिया बिटवीन द कर्व, इसका सिंपल फंडा होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी वाई अपर माइनस वाई लोअर। बस अपर एरिया माइनस लोअर एरिया कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऊपर में जो कर्व है उसमें से तुम उसके नीचे जो कर्व है वो एरिया को माइनस, उसको माइनस कर दो, अपने आप आ जाएगा। तो बस इसको याद रखना, y अपर माइनस y लोअर, यही तुमको काम देगा हर जगह पर। अब जैसे इसका एक बड़ा अच्छा चीज देखो, जैसे मान लो एक तुम्हारा कर्व मैं दे रहा हूं, ये ऐसे है
और ये ऐसे है, ठीक है। ये वाला कर्व है fx का और ये वाला कर्व है gx का, ठीक है। और मैंने तुम्हें बोला कि तुम मुझे बताओ, ये वाला, एक सेकंड रुक जाओ, ये a पॉइंट है और इधर का ये वाला पॉइंट b बोल देता हूं मैं, और इसको c बोल देता हूं, यहां नहीं, ये c पॉइंट है। और मैंने तुम्हें बोला कि एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व बताओ, तो एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व ये वाला होगा कि नहीं, देखो तो, बस इतना ही होगा ना, बोलो तो, समझ रहे हो, बोलो बोलो। ये दोनों कर्व के बीच में ये एरिया बनेगा और ये एरिया बनेगा ना, देख लो तो पहले, ये समझ लो पहले जल्दी से। यस सर। एरिया मैं एक्सेस के साथ बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व, ठीक है। आई एम टॉकिंग फॉर एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चा लोग कि तुम इसको लिखोगे कैसे। अब बताओ, तुम बोलोगे सर आपने ऊपर में हमें सिखा दिया y अपर माइनस y लोअर, बट वो अगर हम सोचेंगे तो वो तो यहां लगेगा नहीं, क्योंकि अगर a से b का बात करते हैं तो a से b के बीच में कुछ हिस्सों में fx ऊपर के तरफ है, कुछ हिस्सों में gx ऊपर के तरफ है, तो अब हम करें तो क्या करें। अब तुम लोग बताओगे क्या किया जाए, बताओ, बोलोगे तो मजा आ जाएगा यार। तुम्हें वो देखना, तुम्हें ये इसी पर टिके रहना यार, यही तुमको हमेशा काम देगा और कुछ भी काम नहीं देगा, जो मैंने ऊपर बता दिया। ए से सी का पहले निकालना। यस यस, तुम्हें सबसे पहले ऊपर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, एकदम यही लगाना है, लेकिन कहां से कहां लगाना है वो सोच लो तुम। ए से सी के बीच में, ध्यान से देख के बताओ, ए से सी के बीच में कौन सा कर्व ऊपर के तरफ है, GX GX। ए से सी के बीच में अपर कर्व मतलब GX माइनस लोअर कर्व मतलब FX। समझ में आया ये वाला, क्लियर हो गया ये चीज, ए से सी का क्लियर हो। यस अच्छा, सर। प्लस आगे बोलो, सी से बी में अगर हम देखते हैं तो बताओ अपर में कौन है, FX और लोअर में कौन है, GX और फिर DX। अब इसके बाद तो यार सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन कर लो, बात खत्म होगी। समझ में आया सबको यहां तक? यस सर। सर यस सर। ओके बच्चा लोग, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और फिर एंड में कुछ शॉर्टकट्स वगैरह बताऊंगा, और उसमें एक बड़ा जबरदस्त शॉर्टकट है। तो धीरे धीरे अब हम लोग चैप्टर के एंड में जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, वापस से कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से वापस से कनेक्ट करते हैं।